हेलो साइकोलॉजी पीपल, वी आर डूइंग आवर वन शॉट सीरीज और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन बिकॉज आई एम श्योर यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, डू गिव मी अ थम्स अप, leave me a comment and let me know how was it for you. Okay, as of now हम चैप्टर नंबर 6 करते हैं। इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में वो नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट करके मजे से पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। So let's get started. Chapter number 6, Attitude and Social Cognition. Explaining social behavior is our first topic. Social behavior क्या होता है? Now हम humans animal, social animal हैं, right? So social behavior is necessary part of human life. But social behavior का मतलब सिर्फ दूसरों को accompany करना नहीं होता। मतलब आप बहुत सारी पार्टीज में जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में इन्वॉल्व है, लोगों से खूब मिलते जुलते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सोशल बिहेवियर के बारे में बात हो रही है। सोशल बिहेवियर इज मच मोर डीपर देन दैट, राइट? वो हम आगे समझेंगे कि सोशल बिहेवियर में बहुत सारी चीजें क्या क्या इंक्लूड है। सोशल साइकोलॉजी डील करती है ऐसे बिहेवियर को, समझती है जो प्लेस इट टेक प्लेस, the kind of social behavior which take place in actual, imagined or implied presence. Now what does it mean? अब ये 3 words हैं यहाँ पे जिनका मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है। Actual presence you understand कि physically person is present. Imagined मतलब कि जैसे आप क्लास के लिए लेट हो रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं कि आज तो मैम मुझे क्लास के बाहर ही खड़ा रखने वाली है बिकॉज मैं लेट हो गया हूं, तो आप इमेजिन कर रहे हैं। हो सकता है कि वो मैम आई भी ना हो, राइट? बट आपको कुछ पता नहीं है, सो यू आर इमेजिनिंग थिंग्स, सो दैट इज इमेजिन। और उसकी वजह से आपका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है क्योंकि आप जल्दी जल्दी चल रहे हैं, आप लेट नहीं होना चाहते, आप डांट नहीं खाना चाहते हैं, ठीक है? तो आपका बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज यू आर इमेजिनिंग। एंड इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर्स। इम्प्लाइड प्रेजेंस का क्या मतलब है कि फिजिकली कोई पर्सन वहां पे है नहीं, बट उनका इम्प्लाइड प्रेजेंस है। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लासरूम में, आजकल तो क्लासरूम्स में कैमराज लगे होते हैं बहुत सारे स्कूल्स में, राइट? सो अगर मैम क्लास से बाहर चली भी जाए तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है या कोई देख नहीं रहा, कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी हर बिहेवियर को मॉनिटर किया जा रहा है और रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो दैट इज इम्प्लाइड प्रेजेंस, राइट? कि कोई फिजिकली है नहीं बट उनके इम्प्लाइड प्रेजेंस है। ना सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? सोशल साइकोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर्स को और वो एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि लोग कैसे, हाउ पीपल मेक ऑब्जर्व, अपना बिहेवियर कैसे ऑब्जर्व करते हैं और दूसरों का बिहेवियर का भी, हाउ दे मेक सेंस ऑफ देयर ओन बिहेवियर एंड अदर्स पीपल बिहेवियर। अपने बिहेवियर को हाउ दे जस्टिफाई और दूसरों के बिहेवियर को भी हाउ दे मेक सेंस ऑफ इट। ऑलराइट, सो सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। अब हम सेकंड टॉपिक है हमारा नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। एंड यस, बाय द वे, मैंने सब चैप्टर्स की डिटेल्ड वीडियोस भी बना रखी है टॉपिक वाइज। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और वो डिटेल्ड वीडियोस भी देख सकते हैं। So now second topic is nature and components of attitude. Now attitude के components क्या होते हैं? Attitude के 3 components होते हैं which is ABC component, right? So attitude होता क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। Attitude is a state of mind, right? एक set views या thoughts होते हैं regarding some topic, और जिसके बारे में, जिस topic के बारे में या जिसके बारे में भी, जिस person के बारे में होते हैं उनको हम बोलते हैं attitude object, right? इनमें evaluative features भी होते हैं, मतलब कोई attitude मेरा positive हो सकता है, किसी चीज के लिए negative हो सकता है और किसी चीज के लिए न्यूट्रल हो सकता है, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, न्यूट्रल एटीट्यूड। सो एटीट्यूड इज बेसिकली, अगर देखा जाए तो इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अब इसके कंपोनेंट्स होते हैं 3 एबीसी कंपोनेंट्स। ए स्टैंड्स फॉर अफेक्टिव। अफेक्टिव का क्या मतलब होता है? अफेक्टिव का मतलब होता है इट इज अ इमोशनल कंपोनेंट, राइट? टेंडेंसी टू एक्ट in a particular way, that is behavioral component. And cognitive component which is a thought component, कि आप किस तरीके से सोचते हैं। Together they are called ABC components. सो ए स्टैंड्स फॉर अफेक्टिव, यहाँ पे छोटा सा दिल बना लो, आपको याद रहेगा, ठीक है? बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियर, यानी कि एक्शन, और सी स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव, यहाँ पे ब्रेन बना लो और यहाँ पे हैंड बना लो, ठीक है? ताकि आपको याद रहे। नाउ बिलीव। बिलीव क्या होता है? बिलीव होते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। जो हमने एबीसी कंपोनेंट्स की बात करी और इसमें से सी हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट था, यानी कि थॉट वाला कंपोनेंट था, जो हमारा सोच विचार है,
उसका जो हिस्सा है वो है बिलीव। तो बिलीव क्या होता है, जैसे यू बिलीव इन गॉड, राइट, तो आपका जो एक्शंस है वो भी वैसे ही होंगे, राइट, बट बिलीव सिर्फ कॉग्निटिव हिस्सा है, उसमें एक्शन वाला पार्ट या इमोशनल वाला पार्ट एज सच नहीं इंक्लूडेड है। वो अगर सारे तीनों एक्शन वाला पार्ट भी आ जाएगा और हमारा इमोशनल पार्ट भी आ जाएगा तो फिर वो ABC मिलके हमारा एटीट्यूड बन जाएंगे। तो एटीट्यूड का ही जो कॉग्निशन वाला हिस्सा है, थॉट वाला हिस्सा है, कॉग्निटिव कंपोनेंट, वो होता है बिलीव हमारा, राइट। जैसे कि हम गॉड में बिलीव करते हैं, या आप गुड कर्मास में, लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करते हैं कि जो जैसा हम करेंगे वैसा ही वापस हमारे साथ भी होगा। सो ये आपके बिलीव सिस्टम्स है। वैल्यू सिस्टम क्या होता है, वैल्यूज आर एटीट्यूड और बिलीव्स दैट कंटेन ऑट और शुड। इसमें ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि एथिकल वैल्यूज, जैसे हमारी एथिकल वैल्यूज होती हैं, मॉरल वैल्यूज होती हैं, मतलब कि आपको कैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है, जैसे आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, एज अ स्टूडेंट आपको पढ़ना चाहिए, वो भी आपका एक वैल्यू है। ऑनेस्टी के साथ आपको काम करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये सारे हमारे मॉरल, जब छोटे बचपन में छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते हैं तो उसमें मॉरल एजुकेशन होती है, राइट। सो मॉरल वैल्यूज आपकी क्या है, आपकी एथिकल वैल्यूज क्या है, आपके काम करने की वैल्यूज क्या है, वो आपका वैल्यू सिस्टम होता है। नाउ पर्पस सर्व्ड बाय एटीट्यूड। एटीट्यूड का पर्पस क्या है, एटीट्यूड एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है ये जानने के लिए कि अगर कोई हमें न्यू सिचुएशन में डाला जाए तो हम कैसे एक्ट करेंगे। जैसे अगर हमारा किसी चीज के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है तो अगर उस न्यू सिचुएशन में वो पॉजिटिव चीज है तो हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। नेगेटिव एटीट्यूड है तो हम शायद पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, और न्यूट्रल एटीट्यूड है तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एटीट्यूड एक बैकग्राउंड देता है कि किस सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करने वाले हैं। 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स होते हैं एटीट्यूड के। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। पहला होता है वैलेंस। वैलेंस का क्या मतलब है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। सेकंड एक्सट्रीमनेस, थर्ड सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, एंड फोर्थ इज सेंट्रलिटी। वैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, मतलब कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है और कितना नेगेटिव एटीट्यूड है किसी चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप वेजिटेरियन है, जैसे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मेरा नॉन वेज के लिए काफी नेगेटिव एटीट्यूड है, और वेजिटेरियन के लिए और वीगन के लिए ऐसी चीजों के लिए मेरा काफी पॉजिटिव एटीट्यूड है। सो दैट इज कि किस चीज के लिए आपका कैसा एटीट्यूड है। एक्सट्रीमनेस डिग्री के बारे में बात करता है, डिग्री के बारे में, राइट। डिग्री की मतलब किस हद तक पॉजिटिव, लाइक अगर 1 2 3 4 5 अगर मुझे रेट करना हो कि आप नॉन वेजिटेरियन को कहाँ रखेंगे तो प्रोबेबली मैं 1 पे रेट करूंगी, मतलब इतना ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड है। और अगर मुझे वेजिटेरियन को या वीगन को रेट करना हो तो शायद मैं 5 पे रखूंगी, इतना ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो किस हद तक आपका पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड है, एक्सट्रीमिटी को डिफाइन करता है एक्सट्रीमनेस। सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड मल्टीप्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में ही मल्टीप्लेक्सिटी आ जाती है कि कोई एटीट्यूड कितना सिंपल है और कितना कॉम्प्लेक्स है। दिस रेफर्स टू हाउ मेनी एटीट्यूड्स आर देयर विद इन द ब्रॉडर एटीट्यूड, मतलब कितने एटीट्यूड हैं विद इन वन ब्रॉड कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, ठीक है। अब हेल्थ एक ब्रॉड कैटेगरी है। क्यों ब्रॉड कैटेगरी है, क्योंकि इसके अंदर सब डिविजन्स हो सकती हैं छोटी छोटी, मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में हो सकती है बात, फिजिकल हेल्थ के बारे में हो सकती है, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में हो सकती है। तो हमारी काफी सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि इसके अंदर सब डिविजन्स है। सिंपल चीज क्या हो गया, जैसे वेज और नॉन वेज फूड, तो भैया वेज के लिए मेरा बहुत अच्छा एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, और नॉन वेज के लिए मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है। सिंपल सिंपल यस और नो की बात है, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है। तो इसको यस और नो की बजाय आई थिंक पॉजिटिव और नेगेटिव लिख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड की बात है। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है कि उसके अंदर सब डिविजन है। सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं है क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत सारे पहलू हैं कवर करने के लिए, राइट। सो वो होता है कॉम्प्लेक्सिटी। सेंट्रलिटी की क्या बात है, सेंट्रलिटी ऑफ एटीट्यूड का मतलब है ऐसा एटीट्यूड जो रोल प्ले करता है सेंटर रोल मेरी लाइफ में, मतलब हमारे जो एटीट्यूड सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर सेंटर रोल वो ही प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट जैसे मदर टेरेसा है, ठीक है, शी वॉज अ बहुत ज्यादा चैरिटी करती थी, बहुत ज्यादा मदद करती थी लोगों की। शी वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों का हेल्प करना, सिक लोगों का, जो लोग बीमार हैं उनकी मदद करना, चैरिटी करना, इस तरीके से। तो वो उनका सेंट्रल एटीट्यूड है, वो उसी से जानी जाती हैं। तो हो सकता है मेरा एटीट्यूड हो, सेंट्रल एटीट्यूड भी ह्यूमैनिटेरियन हो, तो जहां मुझे मौका मिले किसी की मदद करने का मैं मदद करती हूँ। तो ये चेंज नहीं होता,
राइट। सेंट्रल एटीट्यूड को चेंज करना बहुत मुश्किल है और ये चेंज नहीं होता। ये पूरा मेरा मेरा उसको डिफाइन करता है मेरी एग्जिस्टेंस को एक तरीके से, ठीक है। सेंट्रल है ये। और पेरिफेरी होता है ये जो आउटर लाइन आप दिख रही है, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंट्रल एटीट्यूड है। और ये जो आउटर लाइन है ये पेरिफेरल एटीट्यूड है। पेरिफेरल मतलब जो बाहरी तौर पे है, जो चेंज हो सकता है, ठीक है, जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यादा फेवर में तो नहीं हूँ जंक फूड खाने के, बट हाँ चलो कभी कभी खा सकते हैं, लाइक ठीक है, वंस इन अ 6 months और बर्थडे पार्टीज पे और कभी कभी पे आई कैन हैव सम जंक, राइट। सो लाइक फिक्स्ड या बहुत रिजिड एटीट्यूड नहीं है मेरा, ठीक है। और सेंट्रल मतलब कि ये तो गवर्न ही करता है, मेरे मेजोरिटी ऑफ मेरे एक्शंस को गवर्न करता है ये एटीट्यूड। तो अगर ह्यूमैनिटेरियन का मेरा एटीट्यूड है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मुझे कहीं मौका मिले मदद करने का तो प्रॉब्लली आई विल हेल्प समबडी, राइट। सो दिस इज सेंट्रलिटी। देन कम्स एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। एटीट्यूड फॉर्मेशन मतलब कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होते हैं। नाउ एटीट्यूड बनते हैं हमारे अपने खुद के एक्सपीरियंस से। कुछ एटीट्यूड हमारे बनते हैं कि हमें जैसा एक्सपीरियंस हुआ, अगर हमें अच्छा एक्सपीरियंस हुआ तो हमारे उस चीज के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, लेकिन किसी चीज के साथ हमारा नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है, तो उसके साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मान लो मैंने किसी की मदद करी और मुझे बहुत खुशी हुई और उसको भी सेटिस्फैक्शन हुई, खुशी हुई, सब अच्छा अच्छा रहा, तो मैं कहूंगी यार बहुत अच्छा था, मदद करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है दूसरों की मदद करके। लेकिन वहीं मेरे को एक्सप्लॉइट किया गया, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन हुई, तो फिर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा किसी का हेल्प करने का, ठीक है, या उसने उल्टा मुझे फंसा दिया किसी काम में, तो मैं बोलूंगी कि यार मतलब आजकल तो हाल ही नहीं है किसी का हेल्प करने का, बिल्कुल किसी का हेल्प नहीं करना चाहिए। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस भी डिफाइन करेगा कि मेरा एटीट्यूड किसी चीज के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या कैसा होगा। इंटरेक्शन विद अदर्स, जब हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं तब भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, तभी भी हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है, ठीक है। यही बात अगर मेरे साथ ना होके मेरी फ्रेंड के साथ, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ हो, तो मैं कहूंगी हाँ यार आजकल तो वाकई बिल्कुल हाल नहीं है किसी की मदद करने का, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ था। तो वहां से मैंने क्या कर लिया, लर्निंग कर ली, सीख लिया, दूसरों से इंटरेक्ट करा तो मैंने सीखा, राइट। सो लर्निंग से, दूसरों के इंटरेक्शन से भी होता है। और कुछ रिसर्चेस ये भी बताते हैं कि हमारा एटीट्यूड, कुछ एटीट्यूड हमारे इनबॉर्न होते हैं, लाइक वी आर बोर्न विद इट, राइट। मतलब उसमें हमारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन होती है थ्रू एसोसिएशन, बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड, बाय मॉडलिंग, यानी कि मॉडलिंग की जो थ्योरी थी बैंड्यूरा की, ऑब्जर्विंग अदर्स, ग्रुप और कल्चरल नॉर्म से, एंड एक्सपोजर टू काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी गेट। ये सारे हम डिटेल में अभी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय लर्निंग एटीट्यूड्स बाय एसोसिएशन। नाउ एसोसिएशन की अगर बात करें, एसोसिएशन मतलब क्या होता है, पेयरिंग, ठीक है, किसी चीज को किसी से पेयर करना। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगे, क्योंकि आपको उस का टीचर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको मैथ्स पहले लेट्स से कि पसंद नहीं था, लेकिन आपको मैथ्स का कोई ढंग का टीचर भी नहीं मिला, तो डेफिनेटली आपको मैथ्स कभी पसंद ही नहीं आएगा, ठीक है। वैसे मुझे मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एनीवे, सो अगर आपको कोई ऐसा बहुत अच्छा टीचर मिल जाए जो फन गेम्स के थ्रू फन लर्निंग एंड विदाउट इवन इंसल्टिंग यू कि तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, ठीक है, विदाउट इवन इंसल्टिंग यू एंड वेरी कामली, पेशेंटली, फन लविंग वे में आपको सिखाए मैथ्स, डेफिनेटली यू विल स्टार्ट लाइकिंग दैट टीचर। एंड बिकॉज यू विल स्टार्ट लाइकिंग दैट टीचर कि वो टीचर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, यू विल स्टार्ट लाइकिंग द सब्जेक्ट। सो देर इज अ पेयरिंग, देर इज अ एसोसिएशन। सो दिस इज लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन। एंड लर्निंग एटीट्यूड्स बाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को अगर पनिश किया जाएगा तो हमारे लिए उसका डेफिनेटली नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा, और किसी चीज को रिवॉर्ड किया जाएगा तो उसके लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक गर्ल है आपके स्कूल में जो योगा आसना रेगुलरली करती है और उसको मिस गुड हेल्थ का टाइटल मिला है, राइट, सो शी इज लाइक मिस गुड हेल्थ, तो अगर आपको लगता तो आपको उसको इस चीज के लिए रिवॉर्ड मिला, राइट, तो वहां से एटीट्यूड, बच्चों का पॉजिटिव एटीट्यूड योगा के लिए डेवलप हो सकता है ना, कि यार इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है बॉडी में, इतना अच्छा होता है, और हु नोज नेक्स्ट ईयर ये अवार्ड मुझे मिले, तो यू विल डेवलप अ गुड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। वहीं अगर किसी को स्कूल बंक करने के लिए पनिश किया जाए, पनिशमेंट मिले, तो वहां पे आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा कि यार इस तरीके की हरकतें तो मत ही करो, क्योंकि आपने उस पर्सन को पनिश होते हुए देख लिया अपने बिहेवियर के लिए, राइट। सो बाय थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वी ऑल्सो लर्न बाय लर्निंग। नाउ लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है,
ऑब्जर्वेशन थ्रू लाइक ऑब्जर्विंग अदर्स। जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं, ठीक है, अगर हम बच्चों के साथ थैंक यू, प्लीज, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो उनको समझ आता है कि अच्छा जब मुझे कोई चीज देते हैं तो मुझे थैंक यू बोलना है, जब मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे प्लीज बोलना है। तो कैसे बिहेव करना है ये हम थ्रू मॉडलिंग, फर्स्ट वी मॉडल दैट बिहेवियर और फिर उसके बाद वो उसको कॉपी करते हैं। तो इट्स लाइक ऑब्जर्वेशन के थ्रू, राइट, दैट इज थ्रू मॉडलिंग। देन कल्चरल नॉर्म्स मतलब कि हर कल्चर के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्म्स होते हैं अनरिटन रूल्स, मतलब कहीं पे लिखा नहीं है कि आपको ऐसे करना है, बट आपको पता है ये आपके कल्चर का पार्ट है, राइट। आपको अब जैसे अगर आप किसी को, आजकल तो हाई हेलो का जमाना हो गया, लेकिन अगर आप किसी बड़े से मिलो तो आप उनको नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी बोलते हैं। तो ये बेसिक एटिकेट्स है, मैनर्स है, तमीज है, तहजीब है। तो ये अनरिटन रूल है, ये कहीं पे लिखा नहीं है, किसी कोई रूल बुक में नहीं लिखा आपको ऐसा करना है, लेकिन ये हमारे कल्चर का, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ आवर कल्चर, ठीक है। वहीं अमेरिका में चले जाओगे, प्रोबेबली यू विल हग देम, यू विल से हेलो टू देम इंस्टेड ऑफ नमस्ते। क्यों? क्योंकि वो उनके कल्चर का हिस्सा है, राइट। सो नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म्स से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफरिंग मनी, स्वीट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स इन प्लेस ऑफ वर्शिप। हम जब मंदिर जाते हैं तो फूल ले जाते हैं, कभी कोई मिठाई ले जाते हैं, या हम कॉइन्स ले जाते हैं, तो जहाँ वो दान पात्र होता है वहां पे डाल देते हैं। तो मतलब ये हमारे कल्चर का हिस्सा है जरूर। अब लेकिन आप चर्च में जाओगे तो वहां आप कैंडल्स लेके जाओगे, ठीक है, तो वहां का कल्चरल नॉर्म्स अलग है। तो उस सोसाइटी का कल्चर नॉर्म अलग है, हमारा सोसाइटी का कल्चर नॉर्म अलग है। तो वी लर्न एटीट्यूड्स थ्रू कल्चरल नॉर्म्स ऑल्सो। When we learn attitude through exposure to information, the kind of information we are taking in, right, वैसे भी तब भी हम एटीट्यूड सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बायोग्राफीज। बायोग्राफीज क्या होती हैं कि जो लोगों के ऊपर लिखी गई होती हैं कि उनकी लाइफ की पूरी हिस्ट्री लिखी होती है, वो कैसे हार्ड वर्क करके वहां तक पहुंचे, ठीक है, उन्होंने कैसे, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन जिन्होंने अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव करा है, ठीक है। तो अगर आप उनके जैसे बनना चाहते हैं तो व्हाट आर द हार्डशिप्स, व्हाट आर द क्वालिटीज यू मस्ट हैव, आप उसको रीड करके भी अपना वहां से एटीट्यूड बनाते हैं कि नहीं, हार्ड वर्क के बिना तो सक्सेस है ही नहीं, सब मेहनत से ही पहुंचते हैं आगे। तो इतना इतना उन्होंने एफर्ट डाला, इतना मेहनत करा। तो आप इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं, इस तरीके की इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो आप उस तरीके के एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। वहीं और मीडिया के थ्रू हम बहुत कुछ सीखते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है और नेगेटिव एटीट्यूड भी, दोनों ही की यहाँ पे बात हो रही है। नाउ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी एटीट्यूड फॉर्मेशन में को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहला तो फैमिली। हर चीज किसी भी बच्चे के लिए फैमिली से स्टार्ट होती है। फैमिली सबसे पहले सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कि आप किस तरीके का एटीट्यूड किस चीज के लिए रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो लर्निंग स्पेस है बच्चे को वो फैमिली एनवायरनमेंट में मिलता है, राइट। और उसके बाद सेकेंड लर्निंग स्पेस होता है उसका स्कूल एनवायरनमेंट। फिर वो बच्चा अपने स्कूल जब जाना शुरू हो जाता है तो अपने स्कूल एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा टाइम बिताता है। तो वो फैमिली और स्कूल में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं चीजें सीखने का कि किस चीज के लिए कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव कहाँ पे होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड होना चाहिए किस चीज के लिए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्योंकि स्कूल की बात हो रही है तो स्कूल में तो पनिशमेंट भी मिलेंगी, रिवॉर्ड भी मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बंकिंग का एग्जाम्पल दिया था, राइट। तो वहां पे एसोसिएशंस, जैसे मैंने टीचर और सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दिया था। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे एसोसिएशन से आप सीख सकते हैं, रिवॉर्ड से, पनिशमेंट से सीख सकते हैं, यहाँ की मॉडलिंग ऑफ बिहेवियर से, जैसे वो योगासना वाला था, ठीक है। तो स्कूल में बहुत तरीके की लर्निंग हो सकती है एटीट्यूड्स की। Then comes reference group. Reference group क्या होता है? Basically they reflect learning attitudes through group और cultural norms. For example कोई पंजाबी कम्युनिटी है, ठीक है, तो उसका उसका उस कम्युनिटी का जो रेफरेंस ग्रुप है वो तो पंजाबी लोग ही हैं। तो पंजाबी लोग जैसे भी हैं वो अपने कल्चर और अपने ग्रुप के हिसाब से जो बिहेव करेंगे वो सारे एटीट्यूड वहीं से सीखेंगे, ठीक है। खाओ पियो मजे करो, पंजाबी इस बात के लिए बड़े फेमस है। वैसे मैं खुद भी पंजाबी हूँ, तो बहुत सारे लोग पंजाबी इस चीज के लिए फेमस है ना, कि वो तो बस खाओ पियो मजे करो, ऐसा उनका एटीट्यूड होता है लाइफ के लिए, वो ज्यादा सीरियस नहीं होते। तो और किसी और ग्रुप कम्युनिटी के बारे में इसलिए मैं बात नहीं करूंगी। तो ऐसे यहाँ और भी कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जिनके लिए बोला जाता है कि ये बड़े कंजूस होते हैं, ये तो पैसे ही नहीं खर्च के राजी होते। तो
ठीक है, तो इस तरीके से रेफरेंस ग्रुप मतलब आप कौन से ग्रुप को रेफर करते हैं, आप कहाँ बिलोंग करते हैं, वहां से आपके भी एटीट्यूड वहां से भी बनते हैं। फिर पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका लाइफ का आप में क्या डायरेक्ट आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है किसी भी चीज के लिए, वो भी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके एटीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सर्टेन ब्रांड के साथ आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो आपका उस ब्रांड के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, और अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा, फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग, अभी ये लैपटॉप में यूज कर रही हूँ, ठीक है, मान लो मेरा एचपी का लैपटॉप है और एचपी के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, तो मेरा इसके लिए काफी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। वहीं अगर मैं एसर की बात करूं तो मैं कहूंगी क्या बकवास, इसका आफ्टर सेल सर्विसेज भी अच्छी नहीं है और इसका बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, मतलब मेरे को तो पसंद नहीं आया, ज्यादा हेल्पफुल नहीं लगा मुझे, तो वहां मेरा नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिर फोर्थ आता है मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस। मीडिया रिलेटेड मतलब जो हम ऑडियो विजुअल मीडिया लेते हैं, जैसे टीवी हो गया, फेसबुक ये हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या आपका यूट्यूब हो गया, ये सारे क्या हैं, आपके मीडिया इन्फ्लुएंसेस हैं। तो ये भी आपके एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और ये क्या क्या करते हैं, ये पहले स्ट्रेंथन करते हैं आपका कॉग्निटिव पार्ट, मतलब थॉट कॉम्पोनेंट। ठीक है, पहले थॉट कंपोनेंट और एंड अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव मतलब इमोशनल वाला। ठीक है, एक एक कैडबरी के एड के लिए भी उनको इमोशन डालना पड़ता है, एक अपनी चॉकलेट बेचने के लिए भी, कि कुछ मीठा हो जाए। क्यों, मीठे में मिठाइयाँ नहीं है, हलवा नहीं है, घर में हलवा बना लो सूजी का। मेरे कहने का मतलब है कि उनको हर चीज के लिए, मतलब यहाँ पे कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड है, देख रहे हो आप मीडिया में, कि किस मीडिया को किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है। दो चीजों के लिए, एक तो कंज्यूमरिस्ट कि भाई कंज्यूम करो, हमारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करो। ठीक है, वो कौन सी ऐड आती है, रेड बुल गिव्स यू विंग्स करके, तो हवा में थोड़ी ना उड़ने लग जाएंगे हम, लेकिन कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड। ऐसे ही फेयर एंड लवली पे, अब उन्होंने फेयर एंड लवली करके आई थिंक ग्लो एंड लवली कर दिया, बिकॉज वो थोड़ा रेसिस्ट हो गया था, है ना, ब्राउन ब्यूटी के लिए आप फेयर 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 वर्ड यूज कर रहे हो। सो बेसिकली कंज्यूमरिस्ट मतलब क्या, कि भाई आप प्रोडक्ट हमारे कंज्यूम करो, तो मीडिया उस चीज के लिए भी एटीट्यूड आपका बना सकता है। और कहीं ना कहीं इमोशनल कंपोनेंट तो होता ही है, आप कोई भी एड उठा के देखो, वहां पे इमोशंस आपको मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, एंड देन यू हैव कॉग्निटिव पार्ट। फिर आप कॉग्निटिव पार्ट का आपको स्ट्रेंथ करते हैं, आप सोच विचार करते हो, हाँ यार मतलब इवन आई वांट कि ग्रीन टी पीने से मैं, वो कौन सी ऐड है लिप्टन की, है ना, ग्रीन टी पीऊंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी इवन। तो इमोशनल कंपोनेंट भी डाल दिया, थॉट आप फिर सोचने भी लग जाए, हाँ यार मतलब आई थिंक आई शुड रिड्यूस वेट, मैं भी ग्रीन टी पीऊंगी लिप्टन की। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर आपने कंज्यूम कर लिया, तो कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड हो गया। वेयर एज मीडिया कैन ऑल्सो क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड सोशल हार्मनी के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार अपने हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठ जाता है, वर्कआउट करता है, हेल्दी डाइट लेता है, वेजिटेरियन डाइट लेता है, और हेल्दी डाइट लेता है वो। ठीक है, वेजिटेरियन का तो खैर मुझे नहीं पता, बट हेल्दी डाइट लेता है और सुबह 4 बजे उठ जाता है, वर्कआउट करता है, मेंटेन करता है अपनी हेल्थ को। तो वहीं पे मीडिया या मीडिया पर्सन जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके के। ये हो गया आपका एटीट्यूड रिलेटेड इन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं, ये एटीट्यूड फॉर्मेशंस की बात थी सारी, अब एटीट्यूड चेंज के बारे में बात करेंगे। कोई एटीट्यूड अगर फॉर्मेटिव स्टेज में होता है, फॉर्मेटिव मतलब वो बन रहा है, अभी पूरी तरीके से वो एटीट्यूड बना नहीं है, मतलब किसी चीज के लिए मेरा एटीट्यूड अभी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, अभी तो बनेगा वो एटीट्यूड। तो उस फॉर्मेटिव स्टेज पे आप उसको बना मतलब चेंज कर सकते हो, उसके बाद नहीं चेंज होता। मतलब अगर बहुत ज्यादा फर्मली स्टैब्लिश हो गया कोई एटीट्यूड, तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे मेरा नॉन वेज के लिए नेगेटिव एटीट्यूड है और वो फर्मली स्टैब्लिश्ड है, तो वो अब चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स वैल्यू सिस्टम, कि भैया क्यों किसी जानवर की डेड बॉडी को खाना है ना, तो वो मेरे वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, तो वो एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। ठीक है, ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन पीपल्स एटीट्यूड और इंटरेस्ट टू कम्युनिटी लीडर्स। तो लोगों के एटीट्यूड में हमें चेंज लाना ही क्यों होता है, कौन लोग ऐसा करते हैं, कम्युनिटी लीडर्स, कि भैया हमारी पार्टी को वोट दो, पॉलिटिशियंस करते हैं ऐसे, गुड्स जिनको कंज्यूम करने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैगी के बीच में बैन हो गई थी कि इसमें लेड कंटेंट बहुत हाई है मैगी में, तो और मैगी नहीं खानी चाहिए, बट उन्होंने फिर से अब उसमें देख रहे हो आप, उसमें भी कंज्यूमरिस्ट कैसे इमोशनल कंपोनेंट की, चलो थोड़ा वक्त साथ में बिताते करके कुछ ऐसे ऐड आती है ना उसकी, और फिर उसमें वेजिटेबल्स एंड ऑल की, ऑल द गुडनेस ऑफ वेजिटेबल है इसमें,
तो उन्होंने फिर से अपना मैगी के लिए आपका एटीट्यूड जो है पूरी जद्दोजहद करके पॉजिटिव करने की कोशिश करी, एडवर्टाइजर्स, राइट, एंड अदर पीपल। तो इन सब लोगों को हमारे एटीट्यूड से बहुत फर्क पड़ता है कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है। नाउ प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड की चेंज की बात करें तो इसमें 3 कंसेप्ट आते हैं। पहला है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस जो कि फ्रिट्ज हाइडन ने दिया है। सेकंड कंसेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस जो कि लियोन फिस्टिंगर ने दिया है। 2 स्टेप कंसेप्ट है जो कि एसएम मोहसिन ने दिया है। तीनों ही कंसेप्ट हम डिटेल में मतलब अभी कवर करेंगे, समझेंगे, और इन सबके नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। प्लीज ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइट कर दिया करो जब भी आप एग्जाम दो। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ बैलेंस के, जिसमें इट इज ऑल्सो नोन एज POX ट्राइंगल। इसमें एक ट्राइंगल होता है PONX। P होता है हमारा मेन हीरो पिक्चर का, ठीक है, जिसका हमने एटीट्यूड पे काम करना है। O होता है अनदर पर्सन, और X होता है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट जिसका हमने जिसके लिए हमारा कोई एटीट्यूड फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ इसमें 2 चीजें होती हैं, एटीट्यूड का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर एटीट्यूड में इम्बैलेंस होगा तो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा और वो अपने आप बैलेंस में आने के लिए कुछ ना कुछ तो तिकड़म लगाएगा, ठीक है। तो एटीट्यूड हमारा बैलेंस में होना चाहिए। देयरफॉर एटीट्यूड चेंज होता है। बैलेंस कब कब होता है एटीट्यूड? जब ऑल 3 साइड्स पॉजिटिव होती हैं, या 2 साइड एक नेगेटिव होती है और एक साइड पॉजिटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल तीनों साइड नेगेटिव है, मतलब P और O के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव है, P और X का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, O और X का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, तीनों ही खुश है, क्या ही जरूरत है एटीट्यूड चेंज करने की, बल्ले बल्ले, ठीक है। 2 साइड्स नेगेटिव, 1 साइड पॉजिटिव। अब ये क्या सिस्टम है? मतलब 2 साइड नेगेटिव है, 1 साइड पॉजिटिव है, इसको समझ लेते हैं। वैसे सब पे मैंने डिटेल में वीडियो समझाई है, दिस वाज जस्ट चलो। 2 साइड नेगेटिव है, 2 साइड नेगेटिव है मतलब फॉर एग्जाम्पल ये जो एटीट्यूड हमारा ऑब्जेक्ट है ये है हॉरर मूवीज, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से भूल भुलैया पार्ट 3 भी रिलीज हुई है, तो ये हॉरर मूवीज है, ठीक है। आपको पसंद है आपको पसंद है हॉरर मूवीज, ठीक है। पॉजिटिव का साइन बना दिया मैंने यहाँ पे, पॉजिटिव। तो आपको पसंद है हॉरर मूवीज, पर ये जो अनदर पर्सन है ओ, ये आपको कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। ये आपका स्कूल फ्रेंड है, ट्यूशन फ्रेंड है, कुछ भी कह लो, ये आपको कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। और आपने वैसे इस बातों में इससे पूछा कि भूल भुलैया 3 रिलीज हुई है, हॉरर मूवी है, चलना है। तो इसने बोला कि नहीं नहीं, मुझे हॉरर मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भाई कोई फर्क पड़ता है आपको? आपको तो वैसे भी ये पसंद नहीं था, ये पर्सन आपको वैसे भी पसंद नहीं है, इस पर्सन को भी हॉरर मूवी पसंद नहीं है, ठीक है। आपको पसंद है, आप जा सकते हो। तो ये 2 साइड्स नेगेटिव है, आपका तो इसके लिए नेगेटिव एटीट्यूड है ही, और इस पर्सन का भी मूवी के लिए नेगेटिव एटीट्यूड है, तो क्या ही फर्क पड़ता है? आपको पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप एंजॉय करो, मजे करो। आपको कौन था इस पर्सन के साथ जाना था, क्योंकि ये पसंद तो आपको वैसे भी पसंद नहीं है। तो ये होता है कि 2 माइनस है और 1 प्लस है, तो भी बैलेंस की ही स्टेट है। इम्बैलेंस कैसे होता है वो देख लेते हैं। फिर से एक ट्राइंगल बनाएंगे जहां पे P हमारा मेन हीरो है, O अनदर पर्सन है, और X जो है यहाँ पे एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर नेगेटिव, कोई भी किसी चीज को पसंद ही नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब ऑल 3 साइड्स आर नेगेटिव, जैसे उसमें ऑल 3 साइड्स आर पॉजिटिव था, यहाँ पे ऑल 3 साइड्स नेगेटिव है। ना इसको ये पसंद है, ना इसको ये पसंद है, ना इसको ये पसंद है। मान लो आप ट्यूशन में 3 फ्रेंड्स हो, ठीक है, और 3 ही लोग हो आप उस ट्यूशन में, अभी कोई और है नहीं, तो भैया कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, तो माहौल कैसा टेंस सा हो जाएगा ना। आप इससे बात कर रहे हो क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है, ओ को एक्स पसंद नहीं है, वो भी इससे बात नहीं कर रहा, आपको ओ भी पसंद नहीं है, आप भी उससे बात नहीं कर रहे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऑल हर जगह नेगेटिविटी होगी, तो फिर ऑब्वियसली अच्छा माहौल तो होगा ही नहीं, इम्बैलेंस होगा। तो इसको ऐसे याद रखना कि हर जगह जब नेगेटिविटी है, तीनों ही माइनस के साइन है, तो क्या ही अच्छा फील होगा, तो इम्बैलेंस तो होगा ही होगा। वहां पे अगर 2 साइड पॉजिटिव है और 1 साइड नेगेटिव है, मान लो कि आपको ओ पसंद है, आपको ओ बेस्ट फ्रेंड है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर लिखते हैं ना आजकल, BFF, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है, और ये है आपका वो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। हमने क्या बात करी थी? हॉरर मूवीज की, ठीक है, भूल भुलैया 3 की, ठीक है। मान लो ये हॉरर मूवीज का ये मूवी की बात हो रही है, ठीक है, भूल भुलैया 3, ठीक है। यहाँ पे भी आपका जो है पॉजिटिव एटीट्यूड्स है, पॉजिटिव, क्योंकि 2 साइड पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन इसने बोला, आपने अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछा, ओ यार भूल भुलैया 3 रिलीज होगी, चल देखने चलते हैं। उसने बोल दिया कि भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, सेकंड पार्टी मेरे को बड़ा बकवास लगा था, फर्स्ट ही ठीक था, सेकंड तो इतना ही बकवास था, क्या ही मैंने
वो टिकट के पैसे वेस्ट, सब कुछ वेस्ट, मैं तो नहीं जाने वाला। और थोड़ा टाइम बाद तो ओटीटी पे आई जाएगी, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो अब आप क्या करोगे, अब आप परेशान हो जाओगे, ये क्या है यार, मेरे को तो देखनी ही देखनी है, और तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तू मेरे साथ चल नहीं रहा, मैं किसी और के साथ तो मैं एंजॉय नहीं करूंगा, तो प्लीज चल लेना। तो नेगेटिव, तो इम्बैलेंस स्टेट होगी ना, क्योंकि आपको ये बहुत पसंद है, आपको वो मूवी भी बहुत पसंद है, आपको देखने भी जाना है, लेकिन इसको देखने नहीं जाना है, तो प्रॉब्लम हो गई। दो जगह प्लस है लेकिन एक जगह माइनस है, तो वन साइड नेगेटिव हो गई, तब भी इम्बैलेंस ही है। या तो आप भी मूवी मत जाओ, दोनों नेगेटिव करो, दो साइड नेगेटिव करो, एक साइड पॉजिटिव करो, तो बैलेंस की स्टेट में आओगे। या फिर वो अपना नजरिया बदले, तो कुछ तो बैलेंस की स्टेट में लाना पड़ेगा। ठीक है, सो दोनों प्लस और वन नेगेटिव है, तो भी इम्बैलेंस की ही स्टेट है। अब बात करते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस की। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, लियोन फेस्टिंगर ने दिया है। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसे दो कॉग्निशंस, यानी कि कोई भी ऐसे दो कॉग्निशंस का क्या मतलब है, थॉट, कोई भी ऐसे दो थॉट जो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं, तो उनको एक सेम डायरेक्शन में तो आना ही पड़ेगा टू क्रिएट कॉन्सोनेंट। मतलब अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले थॉट्स हैं, ठीक है, तो उनको बैलेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो बैलेंस करने के लिए एक सेम डायरेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स में तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल कि आपको पता है कि स्मोकिंग अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, ठीक है, लेकिन लोग फिर भी स्मोक करते हैं, ऐसा क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। वो क्या करते हैं कि सिगरेट पे तो अब तो पैक पे वो एक लंग कैंसर वाली फोटो भी बनी होती है, गवर्नमेंट ने यहाँ तक कर दिया, लेकिन फिर भी लोग उसको फोटो को देख के कि भाई हमारे लंग सड़ जाएंगे, सारे फेफड़े हमारे सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, अंदर से बॉडी पूरी गल रही है, सड़ रही है, बस बाहर से आग लगाना रह गया है, लेकिन अंदर से पूरी बॉडी जल चुकी है, ठीक है, पूरे लंग्स वंग्स खराब है, फिर भी सिगरेट पी रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से हो रहा है। कैसे? क्योंकि उनका ये थॉट है कि भाई एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव, नोबडी वॉन्ट्स टू डाई, ठीक है, जिंदा तो रहना है, सबको जिंदा रहना है। और लेकिन ये है कि स्मोकिंग में निकोटिन होता है, जिसकी वजह से उसको इतना एडिक्शन होता है स्मोकिंग का कि वो स्मोकिंग छोड़ भी नहीं पा रहे। तो वो क्या करते हैं, वो कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो आप स्मोकिंग कर रहे हो जो आपको पता है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम करेगा, एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं, मतलब यू वांट टू लीव अ हेल्दी लाइफ, नोबडी वांट्स टू डाई, मरना तो कोई भी नहीं चाहता, आप जिंदा रहना चाहते हो। तो ये तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन की बात हो गई ना। आप अपनी लाइफ के बारे में, मतलब हाई रेट, वो हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आपकी कि भाई मैं अच्छा लंबा 80 साल 100 साल तक जीऊं, और उधर आप स्मोकिंग कर रहे हो, और आपको पता है कि स्मोकिंग तो इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये कैसे होगा? तो आप वो कॉग्निटिव यहाँ पे डिसोनेंस होता है, तो आप उसको बैलेंस आउट करने के लिए क्या करते हो, आप बैलेंस कैसे क्रिएट करते हो? आप बोलते हो कि मैं हेल्दी डाइट लेता हूँ, ठीक है, मैं स्मोकिंग करता हूँ लेकिन मैं हेल्दी डाइट लेता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है, मैं कोई जंक नहीं खाता हूँ, तो आई एम बैलेंसिंग इट आउट, तो इट्स ओके इफ आई स्मोक, इट डजेंट मैटर। तो आप क्या कर रहे हो, ये आप बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप एक हार्मनी लाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप जो सोचते हो आप वैसा बिहेव नहीं कर रहे हो। आपके थॉट में है लॉन्ग लाइफ, ठीक है, यू वांट टू लिव लॉन्ग, लेकिन आप उस लॉन्ग लाइफ को स्मोकिंग के थ्रू कम कर रहे हो, ये आपको पता है। तो ये डिसबैलेंस है, डिसहार्मनी है। इस डिसहार्मनी को खत्म करने के लिए आप क्या बोलते हो कि मैं ठीक है स्मोकिंग करता हूँ लेकिन मैं हेल्दी डाइट लेता हूँ, मैं जंक फूड बिल्कुल नहीं खाता हूँ, प्लस मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ, मेरी लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, मैं स्मोकिंग कर सकता हूँ। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉग्निटिव डिसोनेंस पीपल स्मोक। तो आप यहाँ पे कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करो। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी मतलब कि दो कंपोनेंट्स जो हैं एटीट्यूड के, एटीट्यूड सिस्टम के, वो सेम डायरेक्शन में चलें। अब आप एक्सरसाइज कर, जो आप यू वांट टू लिव लॉन्ग, तो आप उसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, जंक फूड नहीं ले रहे हो, तो लगभग लगभग सेम डायरेक्शन में चल रहा है मामला। तो वहां आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो जो स्मोकिंग वाला है वो थोड़ा डिसहार्मनी, डिसबैलेंस लेके आ रहा है, तो आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ऐसा ये सब बिहेवियर कर रहे हो। सो दिस इज कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। देन टू स्टेप्स कंसेप्ट है जो कि SM मोहसिन ने दिया है। एक बात और याद रखना, ये जो POX ट्रायंगल की बात करी थी हमने, बैलेंस की, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस की और डिसोनेंस, ये दोनों ही हमारे कॉग्निटिव यानी कि हमारे थॉट लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों ही थॉट लेवल पे काम कर रहे हैं। अब टू जो स्टेप्स कंसेप्ट है ये देखते हैं क्या काम कर रहा है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप है
द टारगेट ऑफ चेंज आइडेंटिफाई विद द सोर्स। अब इसका क्या मतलब है? टारगेट यहाँ पे कौन है? टारगेट वो पर्सन है हुज एटीट्यूड इज टू बी चेंज, जिसका हमने एटीट्यूड चेंज कराना है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो स्मोक करता है, उसका एटीट्यूड हमने स्मोकिंग के लिए अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कराना है कि भाई तू स्मोक मत किया कर। यहाँ पे सेकंड चीज क्या है? सोर्स। सोर्स वो पर्सन है जिससे इन्फ्लुएंस होके ये चेंज आएगा, ठीक है, जिसकी इन्फ्लुएंस से वो चेंज आएगा, जिसके इन्फ्लुएंस से हमारा जो टारगेट पर्सन है जिसका एटीट्यूड हमने चेंज करना है वो स्मोकिंग करना छोड़ देगा, उसका स्मोकिंग के लिए नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि टारगेट जो हमारा पर्सन है दैट हैज टू लाइक एंड रिगार्ड द सोर्स। तो मतलब जो हमारा सोर्स है जिसकी इन्फ्लुएंस से वो अपनी स्मोकिंग छोड़ देगा, उसको वो सोर्स पसंद भी तो आना चाहिए। जब हमें कोई पसंद होता है तो फिर हम उनके लिए वी चेंज, राइट? तो मान लो कि आपका टारगेट है, कोई आपका फ्रेंड है जो स्मोकिंग करता है, आपने उसकी स्मोकिंग की हैबिट छुड़वानी है। आपको पता चला कि उसको विराट कोहली बड़ा पसंद है। आपने कहा अच्छा विराट कोहली तेरे को बड़ा पसंद है, आपने विराट कोहली के सारे इंटरव्यूज उसको सुनाए, विराट कोहली के जहाँ पे रिटन इंटरव्यूज हैं वो उसको पढ़ाए, और आपने बताया देख ले भाई विराट कोहली स्मोक नहीं करता और अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखता है, उबला हुआ खाना खाता है, एक्सरसाइज करता है, फिटनेस फ्रीक है, और बिल्कुल भी स्मोक वो तो ये सब नहीं करता, और देखो विराट कोहली पसंद है, विराट कोहली से तो इन्फ्लुएंस है। तो उसके जब उसने इतना सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपने उसको दिया तो उसने बोला कि हाँ यार मतलब मेरे को भी, आपके फ्रेंड ने बोला भी मेरे को भी विराट कोहली जैसा बनना और मैं उससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ। उसने इतने इंटरव्यूज पढ़े, इतने उसने इंटरव्यूज यूट्यूब पे देखे और सुने कि उसके इन्फ्लुएंस की वजह से उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसका फेवरेट पर्सन जिससे वो बहुत ज्यादा आइडियलाइज करता है वो स्मोकिंग नहीं करता, तो उसने उसके अंडर रह के उसके इन्फ्लुएंस से, तो जो हमारा टारगेट है उसने अपने सोर्स से आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद उसने भी स्मोकिंग छोड़ दी, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में यही हो रहा है कि जो सोर्स है, जैसे जो हमारा सोर्स यहाँ पे क्या था, विराट कोहली, तो उसने एटीट्यूड, उसने बोला कि भैया सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, मैं तो बिल्कुल स्मोक नहीं करता, मुझे तो ऐसे लोग भी पसंद नहीं है जो स्मोकिंग करते हैं। उसने इंटरव्यू में इस तरीके की कोई चीजें बोल दी कि उससे इन्फ्लुएंस होके जो हमारा टारगेट पर्सन है उसने अपना एटीट्यूड बदल लिया टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट विच वाज सिगरेट, ठीक है। तो ये है 2 स्टेप्स का आपका मॉडिफिकेशन कैसे होती है एटीट्यूड की। नाउ ऑब्जर्विंग द सोर्स चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर, द टारगेट आल्सो शोज एन एटीट्यूड चेंज एंड दिस काइंड ऑफ इमिटेशन इज आल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशन लर्निंग। इसको आप ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी कह सकते हैं, इमिटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से ऑब्जर्व करा अपने फेवरेट स्टार को। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जो हमारे फेवरेट स्टार होते हैं, जैसे विराट कोहली है, मान लो किसी का अक्षय कुमार है या जो भी है, तो उनसे इन्फ्लुएंस होके भी हम अपने एटीट्यूड में चेंज लाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एटीट्यूड चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो हमने 4 चीजें के बारे में पढ़ा था ना, बैलेंस के बारे में पढ़ा था, हमने एक्सट्रीमनेस के बारे में पढ़ा था, जहां बैलेंस के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। एक्सट्रीमनेस मतलब किस डिग्री तक, टू व्हाट एक्सटेंट पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी और सेंट्रलिटी, ये 4 चीजें हमने पढ़ी थी। तो उसमें से वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड इजी टू चेंज होता है देन नेगेटिव वंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा नॉनवेज के लिए काफी नेगेटिव एटीट्यूड है एंड इट इज नॉट इजी टू चेंज, ठीक है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर इजी टू चेंज बट नेगेटिव इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। किसी के लिए अगर किसी चीज के लिए आपके दिल में अगर कुछ नेगेटिविटी बैठ गई है तो उसको निकालना इतना आसान नहीं होता। वैसे ही एक्सट्रीम एटीट्यूड्स और सेंट्रल एटीट्यूड्स जो हैं वो डिफिकल्ट टू चेंज होते हैं। जैसे मैंने आपको ह्यूमैनिटिज्म का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, कि अगर किसी को कोई ह्यूमैनिटेरियन है, लोगों की मदद करने पे बिलीव करता है, वो उनका सेंट्रल एटीट्यूड है, उनको जब मदद करने का मौका मिलेगा तो वो चाहे ना चाहे उनका मतलब वो मदद करेंगे, ये उनका सेंट्रल एटीट्यूड है। सो ये आप बिलीव को इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को 1-2 बार एक्सप्लॉयटेशन हो भी जाए तभी भी वो मदद करना नहीं छोड़ेंगे। वहीं पे अगर कोई पेरीफेरी पे है, कोई ऐसा है जो लेस सिग्निफिकेंट है, मैंने आपको बताया था ना ये सेंट्रल एटीट्यूड होता है और एक पेरीफेरी पे होता है। तो ये जो सर्कल है, ये जो सेंटर पॉइंट है, स्पॉट है, ये है आपका सेंट्रल एटीट्यूड, ये इजी टू चेंज नहीं है। लेकिन जो पेरीफेरी पे है, ये जो सर्कल है, सर्कमफ्रेंस है इसका, वो इजी टू चेंज है, वो फिर भी चेंज हो सकता है।
ऐसे ही अगर सिंपल एटीट्यूड है येस और नो तो वो शायद इजी टू चेंज होगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड है तो मल्टीपल एटीट्यूड्स मतलब एक एटीट्यूड जैसे हेल्थ वाला कंपोनेंट है उसके अंदर सब कंपोनेंट्स आते हैं तो वो इजी टू चेंज नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर काफी और भी चीजें आती हैं। देन आता है एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब होता है कि मतलब एक ही डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था, राइट? तो एक डायरेक्शन में अगर एक डायरेक्शन में ही होगा, अगर कोई एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है उसके साथ ही मैं कोई एक ऐसा एटीट्यूड जो जोड़ दूं जो सेम ही डायरेक्शन में काम कर रहा है तो फिर उसको इट विल बी इजी। नाउ सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सोर्स की क्रेडिबिलिटी, जैसे विराट कोहली की हमने बात करी थी तो उस क्रेडिबल सोर्स है, अगर वो कुछ बोल रहा है फिटनेस को लेके तो आप उसको सुनोगे डेफिनेटली। ठीक है, उसके अट्रैक्टिवनेस को का फीचर भी है जो आपके एटीट्यूड चेंज में हेल्प करेगा। देन मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स। मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मैसेज के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज गिविंग, मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में अगर बहुत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन टू मच दे दी जाएगी या फिर बहुत ही कम दे दी जाएगी तो फिर दोनों ही केस में एटीट्यूड चेंज होना पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट इनफ राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दो, जितना जरूरत है उतना ही बताओ बस, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। वेदर रैशनल अप्रोच है या इमोशनल अप्रोच है वो भी मैटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कैडबरी बेचने के लिए, अपनी कैडबरी के लिए वो इमोशनल अपील करते हैं, हर चीज में इमोशन घुसा देते हैं, एक चॉकलेट बेचने के लिए भी। ठीक है, मोटिव क्या है मतलब वो भी डिटरमाइन करेगा एटीट्यूड चेंज की, मतलब हम क्या अचीव करना चाहते हैं। और मोड ऑफ स्प्रेडिंग, मतलब किस तरीके से वो मैसेज जा रहा है, क्या मोड ऑफ स्प्रेडिंग है, ठीक है, वो भी मैटर करता है। ना टारगेट के कैरेक्टर्स है, जैसे जो हमारा टारगेट है जिसका एटीट्यूड चेंज करना है उसके ऊपर, उसकी क्वालिटीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उसको कितना परस्यू कर सकते हैं, नहीं कितना स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस वो होल्ड करता है, सेल्फ एस्टीम क्या है उसकी, इंटेलिजेंस लेवल क्या है उसका। तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं कि एटीट्यूड चेंज होगा कि नहीं होगा। एटीट्यूड और बिहेवियर के अगर रिलेशनशिप के बारे में बात करें, देन साइकोलॉजिस्ट हैव फाउंड दैट देयर वुड बी अ कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर व्हेन, मतलब कुछ कंडीशंस हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, जब एटीट्यूड और बिहेवियर में कंसिस्टेंसी होती है, जब एटीट्यूड स्ट्रांग हो और ऑक्यूपाई करता हो सेंट्रल प्लेस, मतलब सेंट्रलिटी वाला यहाँ अगर हो, तो एटीट्यूड जो है स्ट्रांग हो तो हमारा बिहेवियर भी उस हिसाब से होगा। द पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज और एटीट्यूड, जो पर्सन की अवेयरनेस हो उसका कैसा एटीट्यूड है। बाहर का लिटिल और नो प्रेशर हो पर्सन के ऊपर टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। फॉर एग्जांपल देयर इज नो ग्रुप प्रेशर, और अगर आप पे कोई ग्रुप प्रेशर नहीं है या कोई पर्टिकुलर कल्चरल नॉर्म नहीं है तो फिर यू आर फ्री टू फॉर्म द काइंड ऑफ एटीट्यूड यू वांट टू फॉर्म। द पर्सन बिहेवियर इज नॉट बीइंग वॉच्ड और इवैल्यूएटेड, क्योंकि जब हमारा बिहेवियर हमें पता है कोई वॉच कर रहा है या इवैल्यूएट कर रहा है तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि हमें कोई भी वॉच नहीं कर रहा, हमारा बिहेवियर की कोई इवैल्यूएशन नहीं हो रही है, कोई हमारा बिहेवियर इवैल्यूएट नहीं कर रहा, तो फिर ऑब्वियसली बिहेवियर हमारा अलग होता है। द पर्सन थिंक्स दैट द बिहेवियर वुड बी पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस एंड देयरफॉर टेंड्स टू एंगेज इन दैट बिहेवियर। अगर आपको लगता है कि आपके बिहेवियर का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा समाज में, सोसाइटी पे या किसी और पे, तो फिर उस बिहेवियर में एंगेज होते हैं हम। प्रेजुडिस की अगर बात करें तो प्रेजुडिस क्या होता है? नेगेटिव एटीट्यूड रखना किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है? स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। स्टीरियोटाइप करना मतलब ये कॉग्निटिव मतलब थॉट कंपोनेंट है। स्टीरियोटाइप क्या होता है? क्लस्टर ऑफ आइडियाज होता है। ये देखो, स्टीरियोटाइप का मतलब है क्लस्टर ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की, मतलब जैसे मैंने आपको पंजाबी का एग्जांपल दिया ना, मैं खुद भी पंजाबी हूँ, तो जैसे कि पंजाबी तो फेमस है, पंजाबियों को कैसे स्टीरियोटाइप किया गया कि अरे खाओ पियो मस्त करो, ये तो मजा मस्ती करते रहते, लाइफ में सीरियस नहीं होते, पंजाबियों को बहुत कम तुम सीरियस देखोगे, इनको तो बस खाना पीना अच्छा लगता है, खूब खुला खाते पीते हंसते नाचते गाते रहते हैं और मस्त रहते हैं, है ना? तो स्टीरियोटाइप कर दिया। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है वो प्रेजुडिस का वो होता है स्टीरियोटाइप। अफेक्टिव मतलब इमोशनल कंपोनेंट क्या होगा कि या तो आप पसंद करते हो या तो पसंद नहीं करते हो, इमोशन तो यहीं से जुड़े हैं। और बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होगा? बिहेवियरल कंपोनेंट होगा डिस्क्रिमिनेशन, जो चीज जिन चीजों को आप पसंद नहीं करते, जैसे मान लो कोई लोग हैं जो पंजाबी कम्युनिटी को पसंद नहीं करते तो वो डिस्क्रिमिनेट करेंगे, और जो पसंद करते हैं वो उनके फेवर में बात करेंगे। वेयर हैव पीपल बिहेव इन अ लेस पॉजिटिव वे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब जहां पे आप लेस पॉजिटिव वे में बिहेव करते हो टुवर्ड्स अ टारगेट ग्रुप। नाउ प्रेजुडिस कहाँ से आता है? थ्रू लर्निंग। प्रेजुडिस को हम लर्न करते हैं थ्रू एसोसिएशंस, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, और दूसरों को ऑब्जर्व करके भी प्रेजुडिस सीखते हैं।
ग्रुप और कल्चरल नॉर्म सीखते हैं, द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वी आर एक्सपोज टू, वो उसके वहां से भी हमें प्रेजुडिस सीखते हैं, फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, पर्सनल एक्सपीरियंस, मीडिया, ये सारी चीजें भी हमें जो है प्रेजुडिस सिखाती हैं, मतलब नेगेटिव एटीट्यूड सिखाती हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। अ स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस, इंडिविजुअल हु हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल आइडेंटिटी एंड हैव वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर ओन ग्रुप बूस्ट देयर एटीट्यूड बाय होल्डिंग नेगेटिव एटीट्यूड, मतलब अपने ग्रुप के बारे में इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड है कि दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड होल्ड करते हैं अदर ग्रुप्स के बारे में। स्केप गोटिंग एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें जो ब्लेम है वो माइनॉरिटी ग्रुप पे डाल दिया जाता है, जिसके पास सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बाय बेसिकली माइनॉरिटी ग्रुप पे डाल दिया जाता है बाय आउट ग्रुप फॉर इट सोशल, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत बारी देखा होगा कि कोई पर्सन जो BMW चला रहा था या ऑडी चला रहा था, उसने फुटपाथ पे कोई लोग थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो अब वो पैसे वाली पार्टी है, पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे हैं, इकोनॉमिक पावर अच्छी है, सोशल स्टेटस अच्छा है, तो क्या करा जी, ड्राइवर को फंसा दिया वहां पे। क्यों? वो स्केप गोटिंग है, अपना ब्लेम जो है उस पर डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो फाइट कर सके और उसको खरीद लिया थोड़े बहुत पैसे देके। ठीक है, तो ये स्केप गोटिंग होता है, मतलब किसी अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपना वीकर सेक्शन ऑफ द ग्रुप पे चीजें निकालना, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालना या उनको फंसा देना या उनके ऊपर उनको बलि का बकरा बनाना। बेसिकली स्केप गोटिंग का बेसिकली मतलब है बलि का बकरा बनाना। कर्नल ऑफ ट्रुथ का क्या मतलब है कि भाई अगर कहीं मतलब धुआं उठा है तो इसका मतलब कहीं तो आग लगी है, मतलब कोई तो सच्चाई है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे पहले लोग बोलते थे कि भाई लोअर कास्ट में शादी मत करो या लोअर कास्ट वालों से दूर रहो, है ना, कुछ भी ऐसा। तो तो अब लोग अगर कोई बोले कि भाई ये तो हम अपने दादी नानी से सुनते आ रहे हैं ऐसी बातें, तो कोई तो सच्चाई होगी, कुछ तो होगा ना ऐसा जो ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है कर्नल ऑफ ट्रुथ का कंसेप्ट। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होता है, ये मैंने शायद 2 बार लेती है। ठीक है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होता है कि मतलब वो खुद ऐसे बिहेवियर करते हैं, ऐसी इस तरीके की हरकतें करते हैं जो जस्टिफाई करता है कि भैया तुम्हारे अगेंस्ट तो प्रेजुडिस करना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने घर पे मेड रखी और आपने क्या करा, मेड को चोरी करते हुए पकड़ लिया, तो आपका नेगेटिव जो एटीट्यूड था वो और भी ज्यादा नेगेटिव कंफर्म हो गया। उसने अपनी चोरी करके, मतलब उसने आपके घर में चोरी करके कंफर्म कर दिया कि भैया हम जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं, हमसे ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही हैं। ठीक है, तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मतलब कि आपने खुद प्रूव कर दिया अपने बिहेवियर से कि भाई आप वर्दी ही नहीं हो कि आप आपको फ्रेंड बनाया जाए, क्योंकि आप लोअर कास्ट, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि लोअर कास्ट वाले लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, और आपने प्रूव भी कर दिया अपनी हरकतों से कि आप ऐसे ही हो, आपने लोगों की बातों को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, तो इस तरीके के एग्जाम्पल। ठीक है, स्ट्रैटेजीज ऑफ हैंडलिंग प्रेडिजेस। अब प्रेडिजेस हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं? स्ट्रैटेजी मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग प्रेडिजेस, मतलब पहली बात तो कि अगर फैमिली में या स्कूल एनवायरनमेंट में, आस पड़ोस में, कहीं से भी वो अपॉर्चुनिटीज को मिनिमाइज करा जाए जहां पे आप प्रेडिजेस सीखने के चांसेस हैं। चेंजिंग सच एटीट्यूड, ऐसे एटीट्यूड्स को चेंज किया जाए जहां पे आप प्रेजुडिस करते हो, डिस्क्रिमिनेशन करते हो, ठीक है, स्टीरियोटाइप कर देते हो। डी एम्फसाइजिंग ए नैरो सोशल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन इन ग्रुप। ठीक है, इन ग्रुप की जो आइडेंटिटी है उसको डी एम्फसाइज करना, मतलब अगर हम किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्रुप के अंदर काफी सारे इंडिविजुअल्स भी होंगे, तो उन इंडिविजुअल से 1-on-1 बात करना, ना कि ग्रुप को एड्रेस करना और ग्रुप की आइडेंटिटी को मजबूत करना। डिस्करेजिंग द टेंडेंसी टुवर्ड सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी। ठीक है, जो हाँ, उनको भी गाइड करना कि भैया तुम देखो, अगर तुम इस तरीके की हरकत करोगे, चोरी वोरी करोगे, तो फिर तुम्हारे अगेंस्ट जो लोग बोलते हैं, तुम उसी बात को तुम प्रूव कर रहे हो ना, फिर तो तुम ऐसी हरकतें मत करो कि लोगों की बातें तुम्हारे बारे में प्रूव हो कि हाँ भाई तुम तो पास बिठाने लायक नहीं हो। ठीक है, दीज गोल्स कैन बी अकम्प्लिश थ्रू, ये गोल्स कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं हम प्रेजुडिस हटाने के? बाय एजुकेटिंग, इन्फॉर्मिंग, लोगों को एजुकेट करके एंड टैकल करके स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो इन ग्रुप जो बायस होते हैं उसको अच्छे से टैकल करके उनकी प्रॉब्लम्स को। इंक्रीजिंग द इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, मतलब 2 ग्रुप्स के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो स्ट्रेंथन करके, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवा के, जो एक दूसरे पे मिसट्रस्ट है वो हटा के, इस तरीके से हम उनके बीच का डिस्टेंस कम कर सकते हैं। हाउएवर दीज स्ट्रेटजीज ये तभी सक्सेसफुल होते हैं जब दोनों ही ग्रुप्स कोऑपरेटिव हों। एक भी अपने एटीट्यूड में रहेगा, एक भी नेगेटिव एटीट्यूड चेंज करने के लिए है ही नहीं, तो दूसरा एक हाथ से तो ताली नहीं बजेगी ना, मतलब दोनों को एफर्ट करने पड़ेंगे।
ठीक है, तो वहां पे जो अपना कॉम्पिटिटिवनेस है वो हटा के और कॉपरेटिवनेस, अगर आप कॉपरेटिव बनोगे और कॉम्पिटिशन हटाओगे तभी वो हो पाएगा। एंड क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन द ग्रुप हेल्प देम टू नो ईच अदर बेटर। अगर आप जब कम्युनिकेशन अच्छा करोगे दो ग्रुप्स के बीच में, तो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। द टू ग्रुप्स आर नॉट डिफरेंट इन पावर और स्टेटस, और ये तब हो पाएगा जब दो ग्रुप्स पावर और स्टेटस में डिफरेंट ना हो। हाईलाइटिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी रादर देन ग्रुप आइडेंटिटी, दस वीकनिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि ग्रुप के आइडेंटिटी को वीक करने के लिए, जैसे जो ग्रुप है अपने आप को ज्यादा समझते हैं हाई फाई, तो उनके ग्रुप, उसके ग्रुप को पावर को वीक करने के लिए आप इंडिविजुअल पे फोकस करो, ना कि ग्रुप पे फोकस करो। ठीक है जी, ये था आपका चैप्टर। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है दी एंड। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप प्लीज उसको रेफर करें। उसमें भी अगर कोई डाउट आता है डिटेल वीडियो देखने के बाद, तो आप डिटेल वीडियो के नीचे जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो। ये एक रिवीजन सेशन था, इसलिए इस पे हमने ज्यादा टाइम लगाया नहीं है। इसके बाद सिर्फ आपका रह गया है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 करने के बाद फिर हम करेंगे PYQ। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। I'll see you next time with chapter number 7, which will be the last chapter. So, till then, keep learning, keep revising, and stay happy. Bye.